Hello dear students, welcome to JAS classes. We care for your future. Today we are going to start chapter first of your book Chemical Reaction and Equation अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. Then get rise and shine. जानते हैं अभी तक हमने क्या जाना. मैटर. क्या होता है मैटर? What is matter? Anything that occupies space and have mass and that which we can feel by more than one senses is called matter. जिन वस्तुओं का भार हो एवं स्थान घेरती हो और जिसे हम एक से अधिक इंद्रियों द्वारा छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं. What is element? तत्व क्या है? Pure substance मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. एक ही प्रकार से अणुओं से बना हुआ कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है. जी सही कहे. अब हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, इस अध्याय के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में. इसे जानने से पहले कुछ प्रश्न आपके लिए. क्या आप बता सकते हैं कि गर्मियों के कमरे में अगर ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लोहे के बर्तन, कढ़ाई, तवा, तसला, कील को नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अंगूर का किण्वन. भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है? हमारा शरीर भोजन को पचाता है तब क्या होता है? हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सोचिए और बताइए. जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. अगर गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाता है. लोहे के बर्तन, कढ़ाई वायुमंडल में अगर नमी युक्त छोड़ दिया जाए तो उनमें जंग लग जाती है. अंगूर का किण्वन होना या भोजन पकाए जाने पर उसमें आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव देखे होंगे. हमारा शरीर जब भोजन पचाता है उसमें भी आप बदलाव देखते हैं और जब हम सांस लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ क्रिया हो रही होती है. तो जब कोई परिवर्तन होता है या प्राकृतिक परिवर्तन होता है या पहचान में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, रासायनिक अभिक्रियाएं. वैसे तो हम कुछ परिवर्तन के बारे में जानते हैं पदार्थों के, लेकिन चलिए फिर से इसको दोहरा लिया जाए. क्या होते हैं परिवर्तन? फिर इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? परिवर्तन को आप दो भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज अर्थात भौतिक रूप में बदलाव. जी भौतिक रूप में बदलाव. चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज ऑफ मैटर. उदाहरण के लिए जब बर्फ पिघलकर तरल में बदल जाता है तो आप देखे होंगे बर्फ़ ठोस होता है, उसके बाद वो किस में बदल जाता है? जी पानी, तरल में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में. तो वो क्या होता है? फिजिकल चेंज. अब आते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन. क्या होता है? जब चेंज होता है केमिकल कंडीशंस या फिर रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज ऑफ मैटर. उदाहरण के जरिए हम इसे समझेंगे. चलिए बच्चों आगे समझते हैं इसे. ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा मत. चलिए घर में ही देखते हैं केमिकल चेंज किसी चीज़ में होता है क्या. आसपास ढूंढिए आपने. जी सही पकड़े. जब दूध दही में बदलता है तो उसमें केमिकल चेंज ही होता है. अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं जो हमने पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सब्सटेंस पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ निर्मित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. साउंड्स इंटरेस्टिंग. कुछ नए पदार्थ बनेंगे. ओके जुड़े रहिए, देखते हैं क्या क्या बनते हैं और क्या क्या होते हैं आगे. पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या इसमें हिस्सेदार होते हैं केमिकल रिएक्शन के.
कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिसे हमें जानने की ज़रूरत है और जो केमिकल रिएक्शन अपने साथ लेके चलता है? जी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल अबाउट रिएक्टेंट्स. What are reactants? Substance that take parts in reaction. जी, पदार्थ जो किसी नए रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स क्या होता है. व्हाट आर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स या रिजल्टेंट जिसे आप कह सकते हैं. प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. जैसा कि मैंने कहा था एक उदाहरण के जरिए इसको देखते हैं, तो चलिए एक उदाहरण कर लिया जाए. अच्छा, अगर आपको कुकीज़ खानी है तो आप क्या क्या प्रयोग करेंगे? जी, उसको बनाने के लिए आटा, मक्खन, चीनी, वेनिला, बेकिंग सोडा, अंडे, चॉकलेट चिप्स. जी, और इसका सबके बाद क्या करेंगे? आप सबको मिला देंगे और उसकी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कुकीज़ मिलेगा. मुंह में पानी आ गया? ओ चलिए आगे देखते हैं. मुंह में पानी आना स्वाभाविक है क्योंकि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चैप्टर ही कुछ ऐसा है. देखिए, जो भी चीज़ें हमने मिलाई, आटा, मक्खन, चीनी, वेनिला, बेकिंग सोडा, ये सारे चीज़ें अभिक्रिया का हिस्सा रहीं, यानी कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर आपको क्या मिला? कुकीज़ मिला. यानी कि आपको क्या मिला है? परिणाम स्वरूप कुकीज़ मिला है. तो जो प्रक्रिया के बाद आपको पदार्थ मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे. और जो उसमें हिस्सा लेगा उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे. जी बच्चों, सही समझे, काफ़ी समझदार हैं आप लोग. अच्छा बच्चों, लेसन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या प्रशिक्षण. हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पदार्थ में या किसी सब्सटेंस में आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है? चलिए देखते हैं. सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ precipitate, change in color, change in temperature and then change in state. इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना. बच्चों, जब हम देखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं, जैसे कि दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है? उसमें गैस का निकलना. अब दूसरा आते हैं हम अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अवक्षेप का बनना यानी कि ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक होता है. कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं, जैसे पोटाशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है. इन सिंपल फॉर्म यू कैन से दैट इफ यू गेट बाय मिक्सिंग सम particular substance in a soluble substance, you will get solid material above its surface, that is precipitate. Now we will discuss about change in color. What is change in color? Change in color means changing of color by a particular रिएक्शन, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं. यानी कि उस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? उस रिएक्शन में किस चीज़ का चेंज आया है? कलर का चेंज आया है. जैसे कि साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है. नाउ चेंज इन टेम्परेचर, अर्थात
तापमान में परिवर्तन होना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन के द्वारा विलक्षित होती हैं। जैसे बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है, तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा जी, तापमान में बदलाव। ये वैसे आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बर्फ़ का टुकड़ा अपनी हथेली पर रखकर आप देखेंगे कि आपकी हथेली कुछ क्षण तक तो ठंडा महसूस होगी और बाद में आपको गर्म महसूस होने लगेगा। इसी को क्या कहा जाता है? चेंज इन टेम्परेचर। नाउ चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन द्वारा विलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए जब मोम में जलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो मोम एक ठोस पदार्थ है, जबकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जी सही बताया आप, द्रव्य और गैस। जब किसी भी अवस्था में बदलाव होगा तो क्या हो जाता है? चेंज इन स्टेट की प्रक्रिया कही जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने घूसा मार दिया, मुंह टेढ़ा हो गया तो फिर आप कहें चेंज इन स्टेट की प्रक्रिया हुई है सर, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि उसके फिजिकल स्टेट में बदलाव आना, दैट इज चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विल मेक फ्लो अ डो, यानी कि जब आटा को आप गूंथते हैं तो आप उसमें क्या देख सकते हैं? फिजिकल चेंज देख सकते हैं। या फिर बर्फ़ का पानी में बदल जाना, पानी का बर्फ़ में बदल जाना, ये भी क्या है? चेंज इन स्टेट। दूसरे चेंजेस भी हैं, जैसे चेंज और प्रोडक्शन ऑफ लाइट और वॉल्यूम चेंज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें से प्रकाश का निकलना, प्रकाश का उज्ज्वलित होना, ये किस में आ जाता है? प्रोडक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू बर्न ए वुड, जब आप कोई लकड़ जलाते हैं तो आप क्या देखते हैं? रोशनी उत्पन्न होती है, राइट। एंड वॉल्यूम चेंज, जब उसके आयतन में बदलाव आता है। ओह वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट मालूम पड़ते हैं आप लोग। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण, यानी कि अब इसको हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करना है। सबसे पहले हम शब्द समीकरण देख लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, कोई बात नहीं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक। क्या होता है अभिकारक? गुड, रिएक्टेंट्स। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आप देख रहे हैं कि ये शब्दों में लिखा है, तो ये क्या है? शब्द समीकरण है। और जब हम इसके सिंबल्स यूज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू यूज इट्स सिंबल्स एंड then we will write it, then we will get its formula. अब सूत्र याद करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं? Like is in English, zinc plus sulfuric acid, after reacting we will get zinc sulfate plus hydrogen, right? Left hand side is reactant and left hand side is product. Now after word equation we will learn chemical equation by this. Zn is zinc plus H2SO4 is hydrogen sulfate and sulfuric acid. After reacting it we will get zinc sulfate plus hydrogen as product. Good. अब आप इसको देख रहे हैं किसमें है ये? इसका जब हमने सिंबल याद कर लिया, सूत्र याद कर लिया, तो हमें क्या, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और यही लिखने का तरीका। आगे हम देखेंगे कि हम इसको और सही कैसे कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यहाँ तक आया तो उस बच्चों समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे।
लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर होने की आवश्यकता नहीं है, आगे और रोचक तत्व हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, आप जानते होंगे कि आपने लास्ट क्लासेस में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, द्रव्यमान का संरक्षण। या इन दैट केस आपने पढ़ा होगा कि हम मास को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, दैट विल बी रिमेन द सेम। या तो अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं अपने घर पे ही यूज़ होने वाली चीज़ों को लेकर। मान लीजिए आपके ग्लास में आपने पानी भरा और साथ साथ में उसमें चीनी डाल दिया, तो पानी का भार और चीनी का भार दोनों को जब आपने मिलाया तो वो एक घोल बन जाता है। तो क्या उस घोल का मान चीनी और पानी के मान के बराबर नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। आखिर कहाँ उड़ के जाएगा वो? बट कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर, जब हम उसको उबालते हैं तब तो उसका भार कम हो जाता है। जी नहीं बच्चे, उसमें क्या होता है कि उसमें वह गैस बन जाता है जिससे कि वह कुछ उड़ जाता है, परंतु उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता। द्रव्यमान का अर्थात यह है, यहाँ हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन में द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित होता है, यानी कि जितनी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जितनी चीज़ों का द्रव्यमान आपको मिलता है उतना ही द्रव्यमान आपको प्रोडक्ट के रूप में भी मिलता है। वो नाउ बिफोर डिस्कसिंग ऑन इट, लेट अस नो about common symbols used when writing chemical reaction. S, this represent as solid. J, S अगर आपको S सिंबल अगर आपको दिखाई दे तो इसका अर्थात है कि वह सब्सटेंस सॉलिड है, एलिमेंट सॉलिड है। और रिएक्टेंट्स के साथ में आप ये देखिए एरो का जो निशान देख रहे हैं, तो एरो जिस ओर जा रहा है वो बता रहा है प्रोडक्ट, और एरो से पहले का क्या बता रहा है? रिएक्टेंट्स। तो ये इन दोनों को पृथक करता है, सेपरेट करता है। प्लस क्या करता है? ये सेपरेट करता है मल्टीपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। जी, प्रोडक्ट्स, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि दो अलग प्रोडक्ट्स या फिर दो अलग रिएक्टेंट को जोड़कर कुछ नया प्रोडक्ट या रिएक्टेंट शामिल है। अब एल क्या बताता है? एल बताता है उस चीज़ का लिक्विड स्टेट में, यानी कि तरल अवस्था में होना। अब यह साइन क्या बता रहा है? यह साइन बताता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जब वह इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि जब दोनों साइड से बराबर अभिक्रिया होगी, उसके बाद ना कुछ बनने को ना कुछ बनाने को रहेगा, तो वह क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि आप दोबारा से वह रिएक्शन करके प्रथम वाले रिएक्टेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं या उस रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जी अर्थात गैस स्टेट। अब ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये है कैटलिस्ट, यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट किसी भी अभिक्रिया को तेज करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं एक्यू, एक्वस सॉल्यूशन, जो कि पानी में घुला होता है। आप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं जल। जी, कई लड़के तो बालों में जेल भी लगाते हैं, तो उससे भी उदाहरण ले सकते हैं। तो जो जेल या जेली टाइप होता है उसको हम कहते हैं एक्वस। और यह है एंथैल्पी का साइन, जो कि हमें रिएक्शन क्या बताता है? कि रिएक्शन हीट हो रहा है, रिएक्शन गर्म हो रहा है। ओके गाइस, अभी हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन हम लोग बनाते क्यों हैं। केमिकल इक्वेशन बनाने से हमें आसानी होती है किसी भी अभिक्रिया को जानने में, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या? कि रासायनिक समीकरण से हम अभिक्रिया के दर के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। अर्थात मान लो अगर ये FeH2O Fe3O3 प्लस H2 कोई रिएक्शन दिया हुआ है, तो इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये रिएक्शन करेगा भी कि नहीं करेगा या कितनी देर में करेगा। इसे सिर्फ हमें समीकरण मिला है, ये हमें इसकी दर नहीं मिली है कि यह कब तक रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ जो केमिकल इक्वेशंस हैं। इसके बारे में सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि
यह एक चिन्ह है जिससे हमें पता चलता है कि क्या एलिमेंट या क्या सब्सटेंस किससे मिलकर क्या रिएक्शन करेगा। अब जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, जिसका हमें था इंतजार। जी सही समझे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। एज वी नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मास, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट। यानी कि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हम उसके मास को कंजर्व कैसे करेंगे। अगर तराजू बराबर नहीं होगा तब चीटिंग हो जाएगी। सही कहे। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम जानेंगे इसे कि हम इसको कैसे समान करेंगे और कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। द मेथड टू बैलेंस एनी इक्वेशन एंड फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड विच इज इन योर सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अबाउट द इक्वेशन। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है Fe+H2O एंड इसको आप रिएक्ट करेंगे Fe3O3+H2 से। अब आप इसमें देखेंगे ये जो Fe है और इधर Fe3 है, ये तो चीटिंग हो गई ना। इसके पास वजन ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो भार का कम या ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप अपने पड़ोसी को अधिक चीनी दे सकते हैं? खुद से ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन या बराबर देंगे या फिर आप स्वयं ज़्यादा लेंगे। सही बात है ना। लेकिन हमें दोनों को बराबर देना है, तभी तो बराबर का न्याय होगा। मतलब ये कि कोई भी रिएक्शन कराते समय हम किसी चीज़ की चोरी नहीं कर सकते, हम उसके भार की चोरी नहीं कर सकते। जो दोनों साइड होगा वही दूसरे साइड भी होगा, यानी कि जो रिएक्टेंट में होगा वही हमें प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए, और जो प्रोडक्ट में है वो हमें रिएक्टेंट्स में भी उसका मास होना चाहिए। ये अति आवश्यक है, क्योंकि दोनों साइड से कोई भी चीज़ गायब नहीं हो जाएगी या अधिक से बनकर नहीं चली आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको शरबत की बात बताई थी, जब आप चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो अधिक बढ़ नहीं जाता है। जितनी चीनी और पानी होती है उतने का ही शरबत बनता है, अधिक से नहीं आता है। इसी प्रकार आपके इक्वेशंस हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस लिख ली। अब हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद आप देखेंगे जैसे Fe है तो मैंने भी फिर इसको यहाँ लिख दिया। H2O का हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए, ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो प्रोडक्ट्स भी इन्हीं तीनों से बनेगा, एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, Fe3O3H2। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें एक साइड एलिमेंट रखेंगे और बीच में रखेंगे रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं अभिकारक में। परमाणु संख्या कितनी है उसकी, Fe का कितना है 1, H का कितना है 2, O का कितना है 1। अब हम आते हैं दूसरे साइड पे, राइट हैंड साइड पे इसके। तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स जो कि हमें उत्पाद मिलेगा, उसमें हम क्या देखते हैं, Fe कितना है 3, O कितना है, सॉरी माय मिस्टेक, H कितना है 2, एंड अगेन O कितना है यहाँ पर 4। सॉरी यहाँ पे आपका रिएक्शन गलत लिखा था, चलिए 4। नाउ अब देखेंगे सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद के साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। यानी कि सबसे पहले Fe है। अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे O4 था, तो सबसे ज़्यादा इसी का है ना, तो O4 को मेरे को यहाँ पर भी क्या चाहिए, O4 चाहिए। तो इससे के लिए मेरे को आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, H का 8 मिल गया और O का 4 मिल गया। अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी ये भी बैलेंस नहीं हुआ है और ये भी बैलेंस नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे को ऑक्सीजन 4 मेरा बैलेंस हुआ है। अब आगे देखते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को स्टेप 3 के तरह संतुलित करेंगे। दोबारा से देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दो। अब देखो 3Fe
यहाँ क्या है 3Fe और ये क्या है Fe3। अब हमारा फेरस भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना है हमारा, यहाँ पे कितना बन रहा है 4 × 8 जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 4 × 8 बन रहा है, तो इसको हमें इक्वल करने के लिए इसको भी 8 बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 × 8। अब हमने क्या देखा, सभी तत्वों की संख्या दोनों ओर समान हो गई है। नाउ विथ साइंस एंड सिंबल्स वी कैन राइट इट एज 3 ferrous which is in solid state S, 4 H2O means what is that is in gas state, and Fe2O3 which is in solid state plus 4H2 which is in gas state, that is its correct reaction. Now we will discuss about types of reaction, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। अब रिएक्शंस तो हम पढ़ रहे हैं, देखिए कहीं दिमाग का रिएक्शन ना हो जाए चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा अपने आसपास को चीज़ों को देखें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अमूलतः यह 5 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: संयोजक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, उपचन व अपचन अभिक्रिया। नाउ in English we can say it as combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction. इसको हम और डिटेल में जानते हैं बच्चों। जैसे कि हमने पढ़ा संयोजक अभिक्रिया, नाम में ही सब कुछ छुपा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो चीज़ों को कंबाइन करना, जोड़ना। अब ये जोड़ने से ही हमारा यह रिएक्शन हमें याद हो जाएगा, संयोजक अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। When 2 or more than 2 reactants will react to produce a new product that will make combination reaction, means A plus B will give you a single C। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, कोयले का दहन इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि C जो कि सॉलिड स्टेट में है कार्बन, O2 जो कि गैस स्टेट में है। जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें गैस स्टेट में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिंगुलर। अब यहाँ देखो ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जब इन दोनों का मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या मिला हम दोनों को जी, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर यहीं देख लेते हैं हम। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस। 2H2O और ऑक्सीजन के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, लिक्विड 2H2O विच इज वाटर। तो हमें क्या मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला, दो एलिमेंट्स को, दो सब्सटेंस को एक साथ रिएक्ट करवाकर। तो हम क्या कह सकते हैं, संयोजक अभिक्रिया वह है जो 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाने पे एक न्यू प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अगेन हम यहाँ देखते हैं CaO, बिना बुझा चूना H2O लिक्विड स्टेट में हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, Ca ब्रैकेट OH2 एक्वस सोल्यूशन, बुझा हुआ चूना। गॉट इट। नाउ हम इसी का अगला देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मीन्स ऊष्मा का उत्सर्जन यानी कि उसमें से हीट भी निकलेगी, यानी कि उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी जो हम रिएक्शन करा रहे थे उसमें हमारे हीट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। अब देखो जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 विच इज़ मीथेन गैस है ना, एंड O2, जब इन दोनों को हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O इन गैस फॉर्म, एंड उसके बाद क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक, क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा हम देखते हैं श्वसन, श्वसन यानी कि सांस लेना और छोड़ना, ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। से 6H12O6 एक्वस सोल्यूशन प्लस 6
O2 gas solution. When we will react it, we will get 6 CO2 plus 6 H2O और क्या रिलीज होगी? या नाइस, हीट रिलीज होगी। गुड। हम सेकंड आते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मैंने जैसे बच्चों आपको कहा था पहले ही, नाम से ही पता चल जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन माने डिकम्पोज क्या होता है? टूटना, यानी कि क्या करेगा वो? तोड़ देगा। ठीक है, जैसे आपने किसी की हड्डियों को तोड़ दिया होगा, उसी प्रकार से एक हड्डी थी, एक हड्डियों को आपने दो में तोड़ दिया, इसी प्रकार से यह रिएक्शन है। आगे देखते हैं बच्चों, किसी की सच में हड्डियां मत तोड़ देना। चलो आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की चीज़ों को तोड़कर उसको दो बना दें। ये अभिक्रिया के बारे में बात हो रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो कि लोगों की भलाई के लिए काम आना चाहिए। ठीक है, जैसे ए कोई प्रोडक्ट है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया और मुझे को दो प्रोडक्ट मिले बी प्लस सी। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, ऊष्मीय वियोजन, यानी कि बाय हीट यू आर गोइंग टू डिकम्पोज इट, यानी कि बाय हीट यानी कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। फॉर एग्जांपल 2FeSO4 फेरस सल्फेट, जब हमने इसको हीट किया, रिएक्ट किया, ये किस कलर में था? ग्रीन कलर, हरे रंग में, तो हमें क्या मिला? Fe2O3 इन सॉलिड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 सब एंड SO3 गैस अलग हो गए। ठीक है, और ये क्या मिला हमें? भूरा लाल रंग में फेरिक ऑक्साइड मिला। ओके, अगला हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप क्या कह सकते हैं? चूना पत्थर। इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो हमें दो चीज़ें मिली, CaO सॉलिड स्टेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट बिना बुझा चूना। ठीक है, ये समझ आया बच्चों क्या हुआ? एक ही रिएक्शन को जब मैंने हीट किया तो वो क्या हो गया? दो भागों में टूट गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं वैद्युत वियोजन, यानी कि बिजली के द्वारा आप कैसे किसी चीज़ को डिकम्पोज कर सकते हैं। हाउ यू कैन डिकम्पोज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत द्वारा धारा प्रवाहित कर होने पर क्या वियोजन हो सकता है? लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम को अच्छे से हम समझते हैं और ये इस रिएक्शन को देखते हैं। लुक एट दिस, दिस इज 2H2O in liquid state. Yes, now we will flow electric current in it. Now you will say 2H2O gas and oxygen will get separated. अब यहाँ देखो, एक मैंने प्लास्टिक का मग लिया, ये जो दो पाइपें हैं, इसमें एक में ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये जो बीकर है यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। माफ़ करना, मेरा थोड़ा चित्र रंगीन नहीं है, वरना थोड़ा सा दिखता है, चल जाएगा, और एडजस्ट करो आप लोग भी। और ये क्या है? ग्रेफाइट रोड है, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, और यहाँ क्या लगा हुआ है? स्विच। अब ये स्विच कब लगेगा? जब यहाँ बैटरी होगी। बैटरी नहीं होगी तो बिजली कहाँ से देंगे? सीधा स्विच में लगा देंगे। चलो कोई नहीं, बैटरी लगाएंगे, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा बिजली लगेगा तो जैसे मेरे चित्र बितर हो गया है, तो बर्तन और सब कुछ इधर बितर हो जाएगा, तो सिर्फ बैटरी यूज़ करेंगे 6 वोल्ट का। ठीक है, अब इस 6 वोल्ट के बैटरी हमने यूज़ किया है, और जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो उसमें से क्या फ्लो किया है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग हो गए। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम जानेंगे प्रकाशीय वियोजन के बारे में। सूर्य के प्रकाश का या उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ओके, माफ करना, प्रकाशीय वियोजन क्या है? सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में होने वाला वियोजन, यानी कि सनलाइट में जो डिकम्पोजिशन होगा, जो सेपरेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। नाउ इन द सिल्वर क्लोराइड 2AgCl which is in solid state, sunlight will pass and it will separate silver and chloride. एंड इन सिल्वर ब्रोमाइड you will say सनलाइट जब हम इसमें रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट से, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड को अलग कर देता है। तो
हमें इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी लेने में भी किया जाता है। चलो, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्म से ही पता चल जाता है, यहाँ पे हीट की कोई ना कोई बात हो रही होगी। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मशोषी अभिक्रिया। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा बच्चों बताओ, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सोचो सोचो सोचो। जी, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी को लात मारोगे तो वो कहाँ जाएगा? दूर चला जाएगा। यानी कि किसी कमज़ोर को लात मारकर हटाकर कोई मजबूत आकर बैठ जाए, उसको आप विस्थापन कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी चीज़ को इसी हिसाब से समझेंगे कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि एक पतले व्यक्ति को एक मोटे व्यक्ति ने, मोटे लोग बुरा मत मानिएगा, ये तो आपकी बढ़ाई हो रही है, मजबूत हैं, तो उन्होंने क्या किया? पतले लोगों को धक्का दे के साइड कर दिया और खुद उसकी जगह पर चला आया। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई मजबूत अभिक्रिया वाला कमज़ोर अभिक्रिया वालों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि उसकी जगह से उसको हटा देता है। और नाउ हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। Fe फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, इसको हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो फेरस है कॉपर से अधिक शक्तिशाली है। नाउ अब ये क्या करेगा? इससे लड़ाई करेगा और इसको लड़ाई करके धक्का मार के बाहर निकाल देगा इसी के घर से, और उसकी जगह पे स्वयं चले आएगा फेरस सल्फेट विल मेक इट एन एक्वस सोल्यूशन, और कॉपर सॉलिड सोल्यूशन में अलग हो जाएगा। चलो इसको एक इससे भी देख लेते हैं। ये एक स्टैंड है, ये बीकर है, ये धागा से लगा हुआ है, और ये परखनली है जो आपको दिख रही है। कॉपर सल्फेट का ये विलयन घोल है, और ये लोहे की दो कीलें हैं, और स्टैंड है। माफ़ करना मेरी ड्राइंग इतनी शानदार नहीं है, वरना हम भी कलाकार होते। चलो आगे और देखते हैं। अब लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। ठीक, फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट। ना ओवर हियर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हमें मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जो ज़्यादा फुर्तीला रहेगा वो दुनिया में नाम कमाएगा, और जो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा वो अपनी स्थान स्वयं बना लेगा। अब आते हैं हम द्विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल लात पड़ना। आप क्या सही कह सकते हैं इसको, इसी तरह कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपने उसे लात मारा लेकिन वो आपकी जगह चला गया और आप उसकी जगह चले गए। चलिए इस हिसाब से हम देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच अपनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे अब यहाँ देखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में है, और यहाँ क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सोल्यूशन में है, जेल टाइप। ओके, बालों में मत लगा लीजिएगा, वो जेल नहीं है ये। ओके, अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड अलग स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे Na2 जो था ये रिएक्ट किया जब बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने सही समझे, बेरियम की जगह ले ली। तो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम समझते हैं उपचयन और अपचयन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन है क्या, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो अब ऑक्सीजन वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। जब हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यानी कि उसको क्या हुआ? ऑक्सीजन गेन हुआ। अब यहाँ पे देखो C+O2 विल गिव यू CO2।
2CO+O2 क्या देगा आपको COO, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, जा नहीं रहा है कहीं पे। यहाँ पे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हीट कराया गया तो कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन इसके साथ क्या हुआ, अटैच हो गया। तो ऑक्सीजन अटैच हो गया तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। आप रिडक्शन के बारे में देखेंगे तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और क्या हो जाए, हाइड्रोजन बढ़ जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन, अब यहाँ आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड को जब मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, हीट किया, और तो हमें कॉपर अलग हो गया, वाटर H2O जो क्या हो गया वो अलग हो गया। अब इस चीज़ में आप क्या देख रहे हैं कि Cu जो है इसने अपना ऑक्सीजन खो दिया, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यहाँ ऑक्सीजन कम हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो इसके साथ में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये जो रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन का, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अपचयन, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम आगे के फाइनल अध्याय के बारे में चलते हैं। फाइनल अध्याय में जब हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संचारण, कोरोजन। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि when any metal in presence of moisture acid will get weak or get rust, then it is called corrosion. For example, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत यानी कि लेयर अबव सरफेस ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन लेयर अबव द सरफेस ऑफ कॉपर, तो क्या हो जाता है, वो संचारण के उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ करोजन। अब आते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, वसा युक्त यानी कि फैटी, और तैलीय ऑयली चीज, खाद्य सामग्री वायु के जब संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीडेशन कम हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस। तो इससे क्या हुआ, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ गया, उससे उसकी ताजगी कम हो गई, तो उसमें क्या होगी, विकृत गंधिता। अब इसी को, विकृत गंधिता को आप रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, रिडक्स रिएक्शन को आप कम करेंगे तो फिर विकृत गंधिता रुक सकती है। यानी कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी, एयर रेजिस्टेंस, जिसमें हवा ना घुस सके, मक्खी भी ना आने पाए और हवा भी ना घुसने पाए, ऐसे बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा या फिर शीतलन द्वारा या फ्रिज में रख देते हैं। बड़े स्मार्ट हैं आप लोग, जानते हैं विकृत गंधिता कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू स्टॉप रेंसिडिटी। यानी कि आप अपने भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं और भरपेट खाना खाते हैं इवन इन द लॉकडाउन। वाओ, ग्रेट, यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। सो बच्चों, आज आपने पढ़ा पूरा अध्याय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके अध्याय के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट पूछेंगे, एंड इवन यू कैन mail me on my email ID jasinstitute@gmail.com anytime, 24 hours service available, and just don't forget to press घंटा बटन, साइड में बेल बटन है उसका आइकन दिया होगा, उसको जरूर आप प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, और इसके साथ ही साथ आपको रोचक जानकारियों के बारे में भी पता चले। आपका प्रिय टीचर अमित, थैंक यू, एंड गेट राइज एंड शाइन, बी केयर फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।